नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, बायोलॉजी विषय में आज अपना एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अपने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की बात चल रही थी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट में अपना ये लास्ट चैप्टर रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके पीछे वाला अपना चैप्टर था परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण के बाद अपना एक चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। इस प्रकार अपनी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसको अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट कहते हैं, और एक थी अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड। फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 7 मार्क्स थे वो इस चैप्टर के साथ ही कंप्लीट होंगे, और फिर सेकंड जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी वो स्टार्ट होगी। तो अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है वो मानव उत्सर्जन तंत्र का है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का एग्जाम में जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। अपन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे सीक्वेंस के बेस पे देखें तो 25 नंबर का चैप्टर है ये टोटल। और उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले अपने टॉपिक वाइज अपन बात करते हैं तो अपना आएगा परिभाषा। परिभाषा का मतलब उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं जिनको अपन उत्सर्जी अंग भी बोलते हैं, वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पढ़ेंगे अपन परिभाषा के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विभिन्न कौन कौन से जो उत्सर्जी उत्पाद हैं, कौन कौन से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनका क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। जिनमें जैसे अपन एमिनोटेलिक यानी एमिनोअम्ल हो गया, इसी के साथ अमोनोटेलिक भी होगा जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होगा, यूरिया का होगा तो यूरियोटेलिक होगा, और यूरिक अम्ल होगा तो यूरिकोटेलिक होगा। इसी के साथ मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन रहा है अपने चैप्टर में। संरचना पढ़ेंगे। संरचना के बाद में महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है वृक्क, किडनी। तो उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी आंतरिक औतिकीय स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, औतिकी अपन जिसको बोलते हैं। फिर उत्सर्जन की कार्य प्रणाली होगी, यानी जो छोटी से छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है उत्सर्जन की, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी अपन को। स्ट्रक्चर के साथ उसकी क्रिया कैसे करता है, वो कार्य कैसे करता है, यानी मूत्र का निर्माण कैसे होता है, वो बात भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अपन अपवन पढ़ेंगे, डायलिसिस। मतलब कभी कभी अपन देखते हैं कि किडनी काम करना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित नहीं होते हैं तो उनकी हमें समय समय पे डायलिसिस करानी पड़ती है, अपहन होता है। कृत्रिम वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी पूर्ण रूप से डैमेज हो जाए तो कोई किसी दूसरे दाता व्यक्ति की किडनी ग्राही व्यक्ति को जब अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यारोपण। और उत्सर्जन संबंधी रोग। तो ये जो विभिन्न टॉपिक होंगे, ये टॉपिक अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू होते तो फर्स्ट फेज में आपको पॉइंट टू पॉइंट ये टॉपिक नोट करने हैं, ताकि आपको इतना ध्यान में रहे चैप्टर को ओपन करते ही कि अपने चैप्टर में ये टॉपिक मैन आएंगे। और ये पहली स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपन को पता होना चाहिए कि अपने चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, तब अपन इजीली किसी भी कैसा भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना हो उसको अपन इजीली कर देते हैं। तो आज अपन बात करेंगे परिभाषा की। सबसे पहले तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में मैं आपको बता रहा हूं
कि सबसे पहले टॉपिक की बात आती है तो अपना टॉपिक आता है उत्सर्जन। अपन उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया की क्या जरूरत होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती कैसे है। तो ये देखिए सबसे पहले टॉपिक में बात आएगी उत्सर्जन की, कि उत्सर्जन क्या है, कौन कौन से ऑर्गेन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात, शरीर की जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं में जैसे अपन ने शुरू से अपन पढ़ के आए कि सबसे पहले अपन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने के बाद जो अपन को ऊर्जा मिलती है, अपन ने देखा था कि श्वसन, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं वो शरीर के क्रियाकारी अंगों तक कैसे पहुंचते, तो उनके लिए उनका परिसंचरण जरूरी होते हैं, रक्त के माध्यम से, लसिका के माध्यम से वो पहुंचते हैं। तो स्टेप टू स्टेप अपन एक चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि अब ये जब पदार्थ पहुंचेंगे तो कुछ अपन ने पढ़ा था कि अशुद्ध रुधिर होता है, तो अशुद्ध रुधिर में क्या होती है, CO2 होती है। कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए काफी क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं, हानिकारक होते हैं। यदि समय रहते अपन उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दें तो अपने बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं, अदरवाइज अपने शरीर के लिए वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इसका मतलब जो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको अपन ये कह देते हैं कि वो उत्सर्जी पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तो उन उत्सर्जी पदार्थों को जो अपने शरीर के लिए अनावश्यक हैं, हानिकारक हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही, शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, शरीर में विद्यमान विभिन्न अनावश्यक, हानिकारक, उत्सर्जी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। यानी जितने भी अपने शरीर में विद्यमान जो विभिन्न अनावश्यक हैं, अपने शरीर के लिए हानिकारक हैं, विभिन्न नाइट्रोजन उत्सर्जित जो पदार्थ हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे यूरिक अम्ल हो, चाहे एमिनो अम्ल हो, उनको अपन शरीर से जब बाहर निकालते हैं तो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, उत्सर्जन कह देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन अपन ये भी नोट कर सकते हैं इसकी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो सीधी सी बात ये हुई, कोई भी ऐसा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है जो नाइट्रोजन कंपोनेंट्स है मैन, जिनको अपन को शरीर से बाहर निकालना होता है, वो प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वो अंग कहलाते हैं उत्सर्जी अंग। कौन से अंग कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं।
तो एक छोटी सी मैं डेफिनेशन नोट कर रहा हूं। उत्सर्जी अंग, तो कौन से वे अंग या शरीर के वे अंग जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक हों। तो कौन से अंग होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं? वे अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं उत्सर्जी अंगों की, तो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने को ज्यादा डिटेल से बातें तो नहीं दी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा था जंतु जगत यानी कशेरुकियों का और नॉन कशेरुकी यानी कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स का अपन ने पढ़ा था। कशेरुकी अकशेरुकियों का अपन ने पढ़ा था। तो इसमें विभिन्न हर एक में चाहे प्रोटोजोआ संघ हो, पोरीपेरा हो, चाहे ऑर्थोपोडा संघ हो, चाहे मोलस्का हो, चाहे काइनोडर्मेटा हो, चाहे प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, चाहे एस्केहेल्मिन्थीज हो, इनमें सब में क्या थे? अलग अलग उत्सर्जी अंग आपको बताए हुए थे। फिर भी मैं यहाँ कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। अपन अपनी बात करते हैं तो अपने शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग की अपन बात करते हैं तो अपने शरीर में उत्सर्जी पदार्थों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है? वृक्क होता है, किडनी होती है। तो वृक्क है, और आपने देखा होगा त्वचा है, अपनी स्किन है, तो पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो उसमें त्वचा की एक इम्पोर्टेंट रोल होता है त्वचा का, तो वो भी अपना महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से क्या होते हैं? बाहर की ओर उत्सर्जित किए जाते हैं। इसके अदरवाइज अपन जब बात करते हैं इन अंगों के अलावा, जिसमें अपन मेन बात करते हैं वृक्क है, त्वचा है। अब इसके अदरवाइज कुछ अदर जो जीव ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि केंचुआ होता है, तो केंचुए में जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। जैसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, केंचुआ होता है तो केंचुए में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कीट वर्ग की, तो कीट वर्ग के जंतुओं में कीटों में जो मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होते हैं? मेलपीकी कोशिकाएं होती हैं, मेलपीकिकाएं होती हैं, मेलपीकी नलिकाएं कह दो, ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इसी प्रकार अपन अलग अलग बात करते हैं, जैसे मुख्य रूप से जो मोलस्का संघ आता है, तो मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं, सीपी है, घोंगे वगैरह हैं, क्योंकि ऑर्थोपोडा संघ के बाद सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का संघ होता है। तो मोलस्का संघ के प्राणियों में बोजेनस के जो अंग हैं, बोजेनस अंग, और इसी के साथ एक और होता है केबर अंग। तो बोजेनस के अंग होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं एस्केहेल्मिन्थीज प्राणियों की, एस्केरिस वगैरह। एस्केहेल्मिन्थीज है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, जिसको आप उदाहरण के रूप में जानना चाहो तो एस्केरिस आ जाएगा, टीनिया सोलियम आ जाएगा, जिसको अपन फीता कर्मी बोलते हैं। तो इनमें मेनली ग्रीन ग्रंथियां होती हैं, ग्रीन ग्रंथियां, और ग्रीन ग्रंथियों के साथ एक और होती है रेनेट कोशिकाएं, रेनेट सेल्स होती हैं। तो ये हर एक प्रकार के जीव में क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपन के लिए जरूरी है, बाकी तो क्लासिफिकेशन में अपन को हर एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का एक बैकबोन है, उसको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उत्सर्जी अंग के रूप में।
अब अपन बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, किसे बात करते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, कि विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर के, है ना, उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के अंग और अंग तंत्र मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी उत्सर्जन तंत्र की, कि उत्सर्जन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र भाग लेते हैं, अंग या अंग तंत्र भाग लेकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं, उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं। तो ये बात थी उत्सर्जन तंत्र की। इसके बाद इंपॉर्टेंट अपनी बात शुरू होती है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन होता है जो बहुत ही जरूरी होते हैं और उनको अपने शरीर से बाहर की ओर निष्कासित करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा वो विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव अपने शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, उनकी मैं स्टडी आपको करवाने जा रहा हूं। तो अगली अपनी हेडिंग रहेगी उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अगली डेफिनेशन नोट कर रहा हूं। अगला है अपना पदार्थों का निष्कासन। कौन कौन से ऐसे उत्सर्जित पदार्थ हैं जिनका निष्कासन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एमिनोटेलिक है, अमोनोटेलिक प्राणी भी होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी भी होते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी भी होते हैं। और इसी के कारण अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, जैसे सबसे पहले टाइम। देखिए इसी के तहत मैं बात करता हूं कि उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं जैसे यूरियोटेलिक प्राणियों को उत्सर्जित पदार्थ के आधार पे कौन सा उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है उसी के आधार पर उनको अपन वर्गीकृत कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले आते हैं यूरियोटेलिक प्राणी। तो यूरियोटेलिक प्राणी कौन से होते हैं, वे प्राणी होते हैं जो यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। कौन से प्राणी, यूरियोटेलिक प्राणी करते हैं। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात अपन बात करते हैं तो मनुष्य सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसी के अदरवाइज जो अन्य स्तनधारी हैं, मुख्य रूप से अपन देखते हैं गाय भैंस बकरी वगैरह खरगोश वगैरह हैं, तो वो भी क्या हैं, एक मुख्य रूप से क्या है, यूरियोटेलिक प्राणी हैं जिनके द्वारा यूरिया का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। अब यूरिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो अब अपन को देखना होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसके पर 100 ml जो उसका मूत्र होता है, पर 100 ml मूत्र में 2 ग्राम यूरिया की मात्रा होती है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, वैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि पर 100 ml मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 2 ग्राम यूरिया की मात्रा होती है पर 100 ml मूत्र में। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन रक्त की बात करते हैं तो यदि नॉर्मल अपन 100 ml रक्त की बात करते हैं तो यदि यूरिया 10 ग्राम से ज्यादा हो जाती है वहां पर तो एक बीमारी हो जाती है यूरेमिया। तो वो बात अपन उत्सर्जन से संबंधित जो रोग आएंगे उनमें बात करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट आता है यूरियोटेलिक के बाद में आता है यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक कौन से प्राणी होते हैं जो यूरिक अम्ल का क्या करते हो, उत्सर्जन करते हो, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हो। तो यूरिक अम्ल के लिए एक तो अपन को ये बात ध्यान में रखनी है कि विशिष्ट प्रकार के इसके उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट प्रकार के अपन को जल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन मुख्य रूप से, तो एक तो आता है कीट वर्ग, और कीट वर्ग के साथ आता है जो रेप्टिलिया क्लास है, सरीसृप। आपको उदाहरण ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यूरिया, तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2C+O NH2। अब इस यूरिया का निर्माण होता कैसे, इस यूरिया का निर्माण होता है अमोनिया से। तो
तो जब अमोनिया के साथ CO2 रिएक्ट करती है, तो अमोनिया के साथ जब CO2 का अपन क्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है, और उप उत्पाद के रूप में वाटर यानी पानी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपसे पूछ सकता है यूरिया का निर्माण कैसे होता है? तो अमोनिया के साथ जब किसकी क्रिया होती है? CO2 की क्रिया होती है। CO2 भी क्या है? एक विऑक्सीजनित रुधिर है, रुधिर का पार्ट है, मतलब तब CO2 में उसमें मिक्स हो जाएगी तभी तो वो अशुद्ध रुधिर कहलाएगा, तो उसका पार्ट है। तो अमोनिया CO2 से क्रिया करके यूरिया का निर्माण करती है। यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड NH2 है। अब अपन बात करते हैं, एक ही चीज आप ध्यान रखना, यूरिकोटेलिक प्राणी हो गए कीट वर्ग और रेप्टिलिया क्लास। अब अपन बात करते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वे प्राणी होते हैं मेनली जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया अपने शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जहरीली है, तो इसका क्या होता है? शरीर से बहुत ही जल्दी क्या होना चाहिए? निष्कासन होना चाहिए। शरीर से जल्द इसको अपन को निष्कासित करना चाहिए। और अमोनोटेलिक की अपन जब बात करते हैं मुख्य रूप से, तो मेनली अपन देखते हैं, आपने सुना होगा पोरीफेरा संघ होता है, इसी प्रकार प्रोटोजोआ है। इनमें मुख्य रूप से किस पदार्थ का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है, जिनको अपन क्या कह देते हैं? अमोनोटेलिक कह देते हैं। तो इस प्रकार अपने जो उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन थे, जिसमें यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक है। तो ये अपना जो टॉपिक था, आज का जो बेसिक टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की संरचना की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।